नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आज से संसद का बजट सत्र। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी शुरुआत। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज होगा पेश। 1 फरवरी को आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र को सार्थक बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से की सहयोग की अपील। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। 3 तलाक और ओबीसी कमीशन से जुड़ा बिल पारित कराने की होगी कोशिश। लोकसभा अध्यक्ष ने भी बेहतर कामकाज के लिए सभी दलों का मांगा सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए युवाओं से मांगा सहयोग। एनसीसी रैली में कैडेटों से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने की कही बात। साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण पर दिया जोर। राजस्थान के अजमेर और अलवर के अलावा पश्चिम बंगाल की उलबेरिया लोकसभा सीट पर मतदान जारी। दोनों राज्यों के एक विधानसभा सीट पर भी वोटिंग। गुरुवार को आएंगे नतीजे। और आईपीएल नीलामी में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और भारत के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट रहे सबसे महंगे 2 खिलाड़ी। राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक्स को 12.5 करोड़ और जयदेव उनादकट को 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा। रॉजर फेडरर ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब, करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों की झलक होता है। इसके अलावा अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों से जुड़े मुद्दों को भी स्पष्ट करने की कोशिश होगी। आने वाले दिनों में सरकार का सामाजिक आर्थिक एजेंडा क्या होगा, अभिभाषण में इसके भी संकेत होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगे और 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। 9 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के पहले चरण में 8 बैठकें होंगी। सत्र का दूसरा भाग 5 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 23 बैठकें होंगी। 9 फरवरी से 5 मार्च के बीच की अवधि में संबंधित मंत्रालयों और विभागों की स्थायी समितियां अनुदान मांगों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण वित्तीय कामकाज पर केंद्रित रहेगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद लोकसभा और 45 मिनट बाद राज्यसभा की बैठकें शुरू होंगी। संसद में आज 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे से यह पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही है। भविष्य की आर्थिक नीतियों का खाका तैयार करने में यह सर्वे कारगर साबित होता है। सर्वेक्षण में वित्त मंत्री अरुण जेटली अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर गतिविधि का लेखा जोखा रखेंगे। इसमें विकास दर की तस्वीर पेश करते हुए राजकोषीय मजबूती पर ध्यान देने के लिए जरूरी कदमों का भी उल्लेख होगा। महंगाई को कम और स्थिर रखने के उपायों को भी शामिल किया जाएगा। सर्वे में वित्त मंत्री समझाने की कोशिश करेंगे कि बाहरी हालात का अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ रहा है। सर्वे में उद्योग जगत के आंकड़ों की जानकारी, कृषि में विकास की रफ्तार के साथ ही सेवा क्षेत्र की रूपरेखा भी मिलेगी। मॉनसून का खेती पर पड़ने वाले असर को रेखांकित किया जाएगा। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े भी शामिल होंगे। 1950-51 में देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था और 1964 तक ये आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था। इसके बाद इसे बजट से अलग पेश किया जाने लगा। और आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले कल सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने अलग अलग सर्वदलीय बैठकें की। सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने बजट सत्र को सार्थक बनाने के लिए सभी पार्टियों से सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय समिति प्रणाली को लोकतंत्र में रोल मॉडल बनाना चाहिए और विधानसभाओं में भी इस प्रणाली को शुरू किए जाने पर जोर दिया गया। की फ्लोर नेताओं की सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अलग बैठक बुलाई और बेहतर कामकाज के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। कई सारे विषय तो आए हैं और उन सभी विषयों पे हम कोशिश करेंगे अकोमोडेट करें। अभी तो सब लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि हम कोऑपरेट करेंगे, तो मैं मानती हूँ कि ये बजट सेशन हमारा ठीक से चलेगा। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने बजट सत्र को बेहद अहम बताते हुए कहा कि इसमें होने वाली चर्चाओं और उठाए जाने वाले सवालों को सरकार गंभीरता से लेती है। प्रधानमंत्री ने संसदीय स्थायी समितियों को ज्यादा प्रभावी और रोल मॉडल बनाने पर जोर दिया। उनकी राय थी कि मीडिया की पहुंच से दूर संसदीय समितियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष बारीकी से चर्चा करता है और ये काफी उपयोगी हैं। इस प्रणाली को देश की विधानसभाओं में भी लागू किया जा सकता है। जो संसदीय स्थायी समिति का प्रक्रिया है, पार्लियामेंट के स्तर पर, संसद के स्तर पर, वो देश के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। ये कहा इसको और तंदुरुस्त करे, इस प्रणाली को पूरा देश के लिए हम अपना सकते हैं। सभी प्रदेशों में, सभी विधानसभाओं में ये स्थायी समिति का प्रणाली को अपना सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने गौर किया। बजट सत्र के दौरान 3 तलाक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सरकार के एजेंडे में हैं। विपक्ष 3 तलाक विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर रहा है। सरकार की राय में इस पर उच्च सदन को फैसला लेना है। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से अपील की है कि वे इसे जीएसटी की तरह ही सर्वसम्मति से पारित करें। तलाक के बिद्दत को खारिज करने वाला बिल तो अभी लोकसभा में पारित हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं राज्यसभा में भी वो पारित होगा और आम सहमति से पारित होगा। हम विजय गोयल जी और मेघवाल जी पूरा कोशिश करेंगे, सभी दलों से बात करेंगे। जैसे लोकसभा में वो पारित हुआ है वैसे राज्यसभा में भी उसको पारित करवाने की कोशिश करेंगे। करीब 2.25 घंटे चली बैठक में कांग्रेस ने सत्र को छोटा बताते हुए कहा कि इसमें अधिक चर्चा की गुंजाइश नहीं है। विपक्षी दल किसानों के मुद्दे, रोजगार, आर्थिक स्थिति और तमाम सवालों पर चर्चा चाहते हैं। दरअसल विपक्ष या अन्य दलों ने देश की जो गंभीर समस्याएं हैं उन पर चर्चा की। जहां तक जदयू का सवाल है, हमने उन महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की जो पेंडिंग हैं। मसलन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बिल हो या मोटर व्हीकल एक्ट हो या करप्शन रोकने का बिल हो, इस तरह के बिल लाए जाएं। दूसरा, शिक्षा के स्तर पर चर्चा हो। इस सेशन बहुत ही आज़ादी के बाद छोटा किया गया है। नाम मात्र का राष्ट्रीय इशू पर, अंतर्राष्ट्रीय इशू पर और राज्यों के सवालों पर कम चर्चा हो पाएगी। सरकार ने भरोसा दिया है कि वो नियम और प्रक्रिया के तहत किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। बजट सत्र के दौरान सरकार मुख्य रूप से वित्तीय कामकाज को अंजाम देने के साथ ही कुछ अहम विधेयकों को पारित कराना चाहती है। इस समय लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 39 विधेयक लंबित हैं। कैमरामैन जुनैद इकबाल खान के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस समय हम सीधा संसद भवन परिसर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है आज से। एक तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संसद में पहला अभिभाषण होगा, तो वहीं इस सत्र में सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश होगा। क्या क्या खास रहेगा इस सत्र में? देखिए प्रीति, अभी हम संसद भवन में हैं और यहाँ जो है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की और उनके स्वागत की पूरी तैयारियां हो रही हैं। और जैसा कि आप जानती हैं कि संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होते राष्ट्रपति, लेकिन उस संसद के बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग होते हैं। और उनका जो अभिभाषण है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, वो सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज होता है, जिसमें आने वाले समय की में सरकार क्या प्राथमिकताएं तय करने जा रही है और क्या उपलब्धियां रहती हैं, इन पर सब पर चर्चा करती है। और इसीलिए ये जो अभिभाषण है, इस पर निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर महामहिम राष्ट्रपति जो है वो क्या संबोधित करते हैं। और साथ ही साथ जो है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा औपचारिक रूप से, और ये आखिरी एक तरह से पूर्ण बजट है। उसके बाद तो अंतरिम बजट होगा। तो उस हिसाब से पूरे देश भर की निगाहें लगी हुई हैं और यहाँ संसद भवन में एक तरह से पूरी काफ़ी सजावट की जा रही है, क्योंकि जब राष्ट्रपति जी आते हैं तो पूरे एक
जुलूस के साथ उनको एक समारोह पूर्वक ले जाया जाता है और उसकी पूरी तैयारी चल रही है यहाँ प्रीति जी। बिल्कुल, तो अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत होगी और सरकार की उपलब्धियों से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट करने की कोशिश होगी, सरकार की नीतियों की झलक मिलेगी। दूसरी तरफ आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। अरविंद जी, कहीं ना कहीं क्या रोड मैप रह सकता है बजट को लेकर, उसका कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर लगेगा। जी प्रीति, पिछले साल भर में जो कुछ गतिविधियां चली हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं जीएसटी के बाद ये पहला बजट आ रहा है जी, और बहुत सारे गतिविधियां इस बीच में हुई हैं, तो तमाम सेक्टर जो है वो किस हद तक प्रभावित हुए हैं, उनमें क्या नई चीज़ें हुई हैं, क्या विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रीति राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद दोनों सदन बैठेंगे। आधे घंटे के बाद लोकसभा बैठेगी, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो टेबल्ड होगा और उसी के बाद जो है वित्त मंत्री जी जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण को रखेंगे जी, और करीब 45 मिनट के बाद राज्यसभा बैठेगी, जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण और वित्त मंत्री आकर के जो है आर्थिक सर्वेक्षण रखेंगे। सर्वेक्षण में निश्चित तौर पर जो है मतलब पिछले पूरे विकास की दशा क्या रही है और क्या चुनौतियां हैं और उसके हिसाब से क्या आगे तैयारी करनी है, इसकी एक झलक मिलती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर सबकी नजरें भी रहेंगी। फिलहाल आपके पास हम लगातार आते रहेंगे अरविंद कुमार सिंह। इस समय इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की 3 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। जिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें राजस्थान के अजमेर और अलवर सीट के अलावा पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया लोकसभा सीट शामिल है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मतदान के दौरान पहली बार ईवीएम मशीनों में उम्मीदवारों की फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने अलवर लोकसभा सीट से श्रम मंत्री जसवंत सिंह यादव को, जबकि अजमेर लोकसभा सीट से रामस्वरूप लांबा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अजमेर लोकसभा सीट पर पूर्व विधायक रघु शर्मा को, जबकि कर्ण सिंह यादव को अलवर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। ये तीनों सीटें सिटिंग सांसद के निधन से खाली हुई हैं। अलवर के सांसद चांदनाथ, अजमेर के सांसद सावरलाल जाट और उलुबेरिया के सांसद सुल्तान अहमद के निधन से इन तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं राजस्थान की मांडलगढ़ विधानसभा सीट और पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना की नोआपाड़ा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन सीटों पर मतगणना 1 फरवरी को होगी और उसी दिन नतीजों का ऐलान किया जाएगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। सूची में पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इससे पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा के लिए बीजेपी ने अब तक 50 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसने 9 सीट अपने सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लिए छोड़ी हैं। राज्य में 18 फरवरी को मतदान होना है। और आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। What is GDP? What is fiscal deficit? FDI or GST? What is inflation? Direct taxes and indirect taxes. What is current account deficit? Exchange rate. We'll decode the jargon in our budget class. Only on Rajya Sabha TV. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब चेहरा नहीं बल्कि प्रतिभा देखकर पद्म पुरस्कार मिलते हैं। मन की बात कार्यक्रम के 40वें संस्करण में उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। नारी सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने समर्थ और सशक्त न्यू इंडिया बनाने का संकल्प लेने की अपील भी की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2018 की
यह पहली मन की बात है। नए साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में जनता से रूबरू हुए तो उन्होंने बदलाव लाने वाले आम लोगों का जिक्र किया और उन महिलाओं की भी बात की जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। न जाने कितने ही नाम है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में पद्म पुरस्कारों की पूरी प्रक्रिया बदल गई है और अब चेहरा नहीं बल्कि प्रतिभा देखकर पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। काम का महत्व बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस साल पद्म पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले गुमनाम नायकों अरविंद गुप्ता, लक्ष्मी कुट्टी और सुभाषिनी मिस्त्री का भी जिक्र किया। कई नारी रत्न है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से ट्रांसपेरेंसी आ गई है। एक तरह से इन पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आपका भी इस बात पर ध्यान गया होगा कि बहुत सामान्य लोगों को पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जो आम तौर पर बड़े बड़े शहरों में, अखबारों में, टीवी में, समारोह में नजर नहीं आते हैं। अब पुरस्कार देने के लिए व्यक्ति की पहचान नहीं, उसके काम का महत्व बढ़ रहा है। नारी सशक्तिकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं की शक्ति की जमकर तारीफ की। अपने क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाली फर्स्ट लेडीज के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत कई महिला हस्तियों का उल्लेख किया। उन्होंने सुखोई की महिला पायलटों और बीएसएफ की सीमा भवानी दस्ते की भी प्रशंसा की। और ये दृश्य विदेश से आए हुए मेहमानों को भी आश्चर्यचकित कर रहा था। तो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बिहार में 13,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला को नारी शक्ति की सराहनीय पहल बताया। इतनी विशेष एवं व्यापक पहल की। प्रधानमंत्री ने स्वरोजगार से आत्मनिर्भर हो रही छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं का भी जिक्र किया। सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये देखकर काफी खुशी होती है कि भारत में आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और देश का गौरव बढ़ा रही हैं। यह नारी शक्ति पूरे देश को, सारे समाज को, परिवार को एकता के सूत्र में बांधती है। आज देश और समाज में हो रहे सकारात्मक बदलाव में देश की नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना उनकी सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए 3,000 से ज्यादा औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने मोरना नदी को साफ करने को जन आंदोलन बनाने के लिए महाराष्ट्र के अकोला की जनता और प्रशासन को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प ही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए देश के युवाओं से सहयोग मांगा। दिल्ली कैंट में एनसीसी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का नौजवान अब भ्रष्टाचार सहने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने नौजवानों से न सिर्फ डिजिटल लेन देन का इस्तेमाल करने बल्कि इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करने की अपील की। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री, सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुख भी मौजूद थे। दिल्ली कैंट में रविवार को एनसीसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में युवाओं से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को लगता था कि अमीरों को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है और भ्रष्टाचार करने वाले 3 पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई देश के नौजवानों के भविष्य के लिए है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मैं नहीं मानता हूं मेरे देश का कोई नौजवान अब भ्रष्टाचार को सहने के लिए तैयार है। मेरे देश के लिए जीने मरने वाले नौजवान हो, मैं आपसे मदद चाहता हूं। इस लड़ाई के लिए आप मेरे साथ सिपाही बन के आ जाइए। आइए हम मिलकर के भारत को इस दीमक से मुक्ति दिला दें, तो देश के गरीबों के हक की लड़ाई हम जीत पाएंगे। हम बुराइयों को मिटाते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा मेरे देश के गरीबों को होता है।
मेरे नौजवान। प्रधानमंत्री ने युवाओं और एनसीसी कैडेट्स से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता के साथ ही जवाबदेही सरल हो जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा सकेंगे। क्या आप तय कर सकते हैं कि अब हम जहां भी कुछ खरीद करने जाएंगे, जहां भी पैसे की लेन देन होंगी, वो कैश से नहीं करेंगे। आप इसकी आदत डालिए। आप देखिए इतनी ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाएगा, इतनी अकाउंटेबिलिटी सरल हो जाएगी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में मजबूत कदम उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने आधार के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि इससे सरकारी योजनाओं के हकदार सही लोगों की पहचान हुई है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। आधार के कारण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण जो हकदार थे उनका आइडेंटिफिकेशन हो पाया, उन्हीं को मिलने लगा। और मेरे देश के नौजवानों सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ही योजनाओं में, अभी तो 100% नहीं है, आरंभ है, करीब करीब 60,000 करोड़ रुपया देश का जो गलत हाथों में जाता था वो बच गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी की पहचान एकता और अनुशासन है। उन्होंने सलामी गार्ड का निरीक्षण किया और एनसीसी निदेशालयों की टुकड़ियों की सलामी भी ली। प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स को पुरस्कार भी प्रदान किया और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनएसएस के स्वयंसेवकों से कल मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने एनएसएस के छात्रों और छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनएसएस के छात्र और छात्राएं भी उपराष्ट्रपति से मिलकर खुश नजर आए। उपराष्ट्रपति को एक मोमेंटो भी भेंट किया गया। एनएसएस के कंटिंजेंट ने उपराष्ट्रपति के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस मौके पर युवा कार्य और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को अपने आवास पर गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों में शामिल होने वाले कलाकारों से मुलाकात की। इस मौके पर इन कलाकारों में खासा उत्साह देखने को मिला। कलाकारों ने इस अवसर पर उपराष्ट्रपति के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चीन के साथ डोकलाम गतिरोध को हल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले अनुभवी राजनयिक विजय केशव गोखले ने आज विदेश सचिव का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर की जगह ली। भारतीय विदेश सेवा के 1981 बैच के अधिकारी गोखले फिलहाल विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध का कामकाज देख रहे थे। गोखले को चीन का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने पिछले साल भारत और चीनी सेनाओं के बीच डोकलाम में 73 दिन लंबे गतिरोध को हल कराने के लिए बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। वो 20 जनवरी 2016 से 21 अक्टूबर 2017 तक चीन में भारत के राजदूत थे। गोखले का विदेश सचिव के तौर पर 2 साल का कार्यकाल होगा। उन्होंने अक्टूबर 2013 से जनवरी 2016 तक जर्मनी में भारत के शीर्ष राजनयिक के तौर पर सेवा दी थी। उन्होंने हांगकांग, हनोई और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में भी काम किया है। दिल्ली के विजय चौक पर आज शाम बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन होगा। समारोह में तीनों सेनाओं और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की ओर से 26 परफॉर्मेंस पेश की जाएंगी। इस दौरान राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक पर बैंड्स का प्रदर्शन होता है। इसके बाद राजपथ की तरफ इसका अंत होगा। द बीटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति होते हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। सारे जहां से अच्छा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा और इसी के साथ 4 दिन चलने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का भी समापन हो जाएगा।
और कुछ खबरें खेल की दुनिया से। आईपीएल 2018 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का काम खत्म हो चुका है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स लगातार दूसरे साल आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें भी राजस्थान रॉयल्स ने 12.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो आईपीएल में खिलाड़ियों के लिए नीलामी पूरी हुई और आपको बता दें कि इंग्लैंड के बेन स्टोक्स लगातार दूसरे साल आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। इससे पहले जो बोली हुई थी उसमें भी बेन स्टोक्स सबसे महंगे खिलाड़ी थे और इस बार भी लगातार दूसरे साल वो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 12.5 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा है। वहीं जयदेव उनादकत आईपीएल में दूसरे सबसे महंगे बिकने वाली खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें भी राजस्थान रॉयल्स ने 11.5 करोड़ रुपए की भारी कीमत देकर खरीदा है। इसके साथ ही वो आईपीएल के इस सीजन में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। इसके अलावा मनीष पांडे और लोकेश राहुल नीलामी में महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे। दोनों को 11 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। मनीष पांडे को सनराइजर्स हैदराबाद जबकि राहुल को किंग्स 11 पंजाब ने 11 करोड़ में खरीदा है। इसके बाद अगर 5वें सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो क्रिस लेन 5वें सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। नेपाल के संदीप लेमीछान का नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया है। वो आईपीएल में चुने जाने वाले नेपाल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। इस साल आईपीएल में कुल 169 खिलाड़ियों पर 431 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम खर्च की गई है। और कुछ और खेलों पर नजर डालते हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। दिल्ली में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में 5 बार की विश्व विजेता एमसी मैरी कॉम और राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता मनोज कुमार ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। मैरी कॉम ने 5वीं वरीय वर्षा चौधरी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस प्रतियोगिता में 22 देशों के 223 मुक्केबाज शामिल हो रहे हैं। वहीं स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने क्रोएशिया के मारिन सिलिच को हराकर साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न के रॉड लेवर एरेना में रविवार को खेले गए फाइनल में फेडरर ने सिलिच को 5 सेटों तक चले कांटे के मैच में मात दी। फेडरर का रिकॉर्ड 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। फेडरर ने सिलिच को 6-2, 7-6, 6-3, 3-6, 6-1 से हराया। स्विस खिलाड़ी को अपना छठा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने के लिए 3 घंटे 3 मिनट का समय लगा। फेडरर ने पिछले साल राफेल नडाल को मात देकर यह खिताब अपने नाम किया था। हालांकि भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना मिक्स डबल्स में अपने खिताब से चूक गए। और बात करेंगे खास शख्सियत की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर रविवार को देश ने उन्हें याद किया। इस मौके पर संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई सांसदों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब आखिर में हेडलाइंस। आज से संसद का बजट सत्र, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी शुरुआत। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज होगा पेश। 1 फरवरी को अहम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र को सार्थक बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से की सहयोग की अपील। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। 3 तलाक और ओबीसी कमीशन से जुड़ा बिल पारित कराने की होगी कोशिश। लोकसभा अध्यक्ष ने भी बेहतर कामकाज के लिए सभी दलों का मांगा सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए युवाओं से मांगा सहयोग। एनसीसी रैली में कैडेटों से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने की कही बात। साल की पहले मन की बात कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण पर दिया जोर। राजस्थान के अजमेर और अलवर के अलावा पश्चिम बंगाल की उलबेरिया लोकसभा सीट पर मतदान जारी। दोनों राज्यों के एक विधानसभा सीट पर भी वोटिंग। गुरुवार को आएंगे नतीजे।
और आईपीएल नीलामी में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और भारत के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट रहे सबसे महंगे 2 खिलाड़ी। राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक्स को 12.5 करोड़ और जयदेव उनादकट को 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा। रॉजर फेडरर ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल का खिताब, करियर का रिकॉर्ड 20वां ग्रैंड स्लैम। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र पर हमारा कार्यक्रम देश देशांतर। नमस्कार।